बातचीत की क्वांटम एडवाइजर्स के फाउंडर अजीत दयाल के साथ। आइए सुनिए ये खास कॉन्वर्सेशन। क्वांटम म्यूचुअल फंड की जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, या आप किस तरह से पोर्टफोलियो सिलेक्शन या कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ फिलॉसफी के बारे में भी बताएं। तो क्वांटम म्यूचुअल फंड में 3 इक्विटी फंड्स हैं। एक है क्वांटम वैल्यू फंड। तो वैल्यू फंड में हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी का 3 साल 5 साल इसका बिजनेस कैसा होएगा, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसका लाइकली प्रॉफिट क्या है। लेकिन क्वार्टरली नंबर देखते ही नहीं है, 3 साल 5 साल आगे सोचते हैं क्या होने वाला है देश में, क्या होने वाला है दुनिया में, क्या होने वाला है देश में, ये सेक्टर में और ये कंपनी में क्या होने वाला है, वो असेस करके शेयर खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। और दूसरा फंड हम लोग का है ESG फंड। वो बहुत हम लोग ने 1996 में शुरू किया था। ESG तो अब फैशनेबल हो गया, लेकिन आपने 96 में शुरू कर दिया था। 96 हम लोग उसका नाम था इंटेग्रिटी स्क्रीन। ESG हम लोग ने सुना नहीं क्या ESG, हम लोग ने इंटेग्रिटी स्क्रीन बोला। इंटेग्रिटी स्क्रीन का मतलब क्या है, इनका गवर्नेंस क्या है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान करते हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट का ध्यान करके नहीं, वर्कर्स का ध्यान करके कि नहीं। लेकिन वो इंटेग्रिटी स्क्रीन के हिसाब से अभी वो 96 में शुरू किया था। 2012-13 हम लोग ने सुना ESG हो रहा है, ESG हो रहा है। मैं पूरा विदेश गया, पूरा देखा क्या है ESG। फिर हम लोग ESG डेटाबेस बनाया, हम लोग का बना दिया क्वांटम में 2015-16 में, और 2019 में फंड लॉन्च किया वो ESG क्राइटेरिया। ESG क्राइटेरिया का फंड ये है कि ESG स्कोर क्या है। अगर स्कोर हाई तो हाँ वो कंपनी आएगा पोर्टफोलियो में, अगर स्कोर कम है तो पोर्टफोलियो के नहीं आ सकता है। हम लोग का वो वैल्यू फंड में हम लोग ने रिलायंस नहीं लिया है, अदानी नहीं लिया है, वेदांता नहीं लिया है, SR नहीं लिया है। बहुत सालों से हम लोग ये नहीं कहते कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, हम लोग का डर या सोच है वो ESG स्कोर पे नहीं फिट होता है, वो तकलीफ है। और कुछ नहीं। और वो थर्ड फंड जो शुरू किया था 12 साल पहले, वो था क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। उसका सोच था ये कि सब इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ क्वांटम वैल्यू फंड नहीं ले सकते, उनको और भी फंड लेना चाहिए बाहर, दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप दूसरा फंड हाउसेस से। तो पूरा 300 400 500 फंड सब है, हम लोग उसका खोज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और वो मैनेजर को बात करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा 8 या 10 फंड वो इक्विटी फंड ऑफ फंड में डालोगे। तो अगर आपने 100 रुपया क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड में डाला, वो 100 रुपया हम लोग मैनेज नहीं करते हैं, दूसरे लोग को जाते हैं। एसेट एलोकेट HDFC, एडलवाइज जो भी है, जो भी वो फंड में आया उनको लगा, स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ। ट्रू सेंस में एसेट एलोकेशन है, क्योंकि वो मैनेज नहीं है एसेट, ट्रू सेंस से हम लोग आपकी गाइड है, आपके गार्डियन है। मैं बोलते कि हमारे को ये पता है कि वैल्यू फंड मैनेजमेंट कैसा करना है, ESG हमारे पास दियो, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं पता है, ग्रोथ नहीं पता है, उनको पता है। हम लोग आपके साथ खोज करके सोच करके आपका पैसा उस पर डालेंगे आपके लिए। मुझे ये बताइए, आप इतना बुलिश साउंड कर रहे हैं, 10-20 इयर्स में इंडिया की अर्निंग्स आपको लगता है कि सुपीरियर रहने वाली है, या क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी रिस्क रहेगा? तो शॉक्स तो जरूर आने वाले हैं, लेकिन अर्निंग्स की बात करते हैं पहले। अगर GDP ग्रोथ 20 साल के लिए 6% पर आने में रियल रेट बोलते हैं इन्फ्लेशन के बाद, समझो इन्फ्लेशन 6% है 20 साल के लिए हर साल, तो माने अगर 6 और 6 को ऐड करो तो 12% है। वो GDP ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी 12% per annum every year for the next 20 years on average. तो imagine if you're a company as part of India and you're a big company, अगर इंडिया का GDP 12% ग्रो होने वाला है, आपका रेवेन्यू 12 मिनिमम ग्रो होगा, ज्यादा भी ग्रो हो सकता है। अगर रेवेन्यू 12% ग्रो इंक्रीज होएगा आपका हर साल, आपका प्रॉफिट 15 या 20% ग्रोथ चलना चाहिए। बिकॉज इफ सेल्स इंक्रीज, right, like how you are sweating assets across different things and spreading cost, in a very similar way you'll find that कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होएगा। तो 15% ग्रोथ होएगा कंपनी का प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट 15% ग्रोथ है साल पे साल, तो शेयर प्रॉफिट भी 15% शेयर होना चाहिए, उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो डायरेक्शन में। मुझे ये बताइए अजीत, फ्लोज की बात करते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक फ्लोज ऐसे आ रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं आए। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बीच में काफ़ी सेलिंग की थी जो डोमेस्टिक्स ने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन एक व्यू निकल के आ रहा है कि जो रनवे अब यहाँ से नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के लिए तैयार हो रहा है, उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स, न्यू क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आप
बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ उठते बैठते हैं, अपने सर्कल में बात करते हैं। आप कन्विंस्ड हैं कि ऐसा होने वाला है? ज़रूर। तो अगर 10 साल पहले 100 रुपीज़ ऑफ सेविंग्स, अगर आपको इंडियन हाउसिंग में 100 रुपया था, 100 रुपया बच गया था, 3% used to come to stock markets. 3%. 97% was land, ज़मीन खरीदो, घर खरीदो, गोल्ड, सोना खरीदो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग्स, 3% टू इक्विटी। अभी वो 7% हो गया है। और अगर फॉरेन वर्ल्ड में देखो 40% गोज टू स्टॉक मार्केट्स, 30 to 40%। तो एंड इंडिया में सिर्फ 7%। कितना स्कोप है? तो बहुत स्कोप है। और इंडिया में ये भी स्कोप है कि हर दिन और लोग को जॉब मिलने वाला है, इनकम मिलने वाला है। इनकम विल बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और कंजम्पशन के बाद उसके बाद है सेविंग्स। तो आई अर्न मोर मनी, मुझे और भी पैसा मिलेगा, मैं और खर्च करूंगा, लेकिन और पैसे में थोड़ा सेविंग्स भी ज्यादा होगा। तो बहुत डायनामिक, बहुत अच्छा। एक जो आपने बात बोली थी कि एक आप बता रहे थे बात की डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो बहुत बड़ी एक ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया के लिए, उसको आप समझाएं। जो वहां पे डेमोग्राफिक नेगेटिव डिविडेंड हो गया, जो हम लोग के लिए पॉजिटिव डिविडेंड होगा, वो बताइए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक डर, दो चीज हो सकते हैं। तो बाहर गांव में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में हर दिन 30,000 लोग रिटायर हो जाते हैं। माने दे आउट ऑफ द वर्क फोर्स, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इनकम एंड जॉब क्रिएशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। 30,000 हर दिन। इंडिया में 27,700 पीपल, 27,000 पीपल हर दिन जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब मार्केट में आए। तो अगर ये लोग को जॉब मिले तो वो बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, वो जो आपने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो लोग जॉब में आ गए, मार्केट में आ गए, उनको जॉब मिल गया, इनकम मिल गया, सैलरी मिला, उन लोग ने नया गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, पूरा इकोनॉमी बूम होएगा। डर ये है, और ये बहुत बड़ा डर है, और ये डर है मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप से 2005 से तब तक, और ये गवर्नमेंट में भी कुछ ज्यादा नहीं किया इसके बारे में। सैडली डर है कि लोग आए जॉब के लिए और उनको जॉब नहीं मिले। अभी उनका उम्र क्या है जो जॉब सीख करते हैं? 25 साल, 27 साल, 30 साल। अगर आपको 25 साल में आप यंग है, एनर्जी है, आप जॉब ढूंढो और जॉब नहीं मिलो तो वो नेगेटिव साइड चला जाएगा। और क्या हो जाएगा? वो राइट्स होंगे स्ट्रीट्स पे। और वो बाजू देखो, अमेरिका में देखो क्या हो रहा है। 30,000 पीपल आर रिटायरिंग एवरी डे। कनाडा, यूएसए, यूरोप, 30,000। अगर वो लोग बैंकरप्ट हो जाए, उनका गवर्नमेंट में पैसा नहीं हो और उनको पेंशन नहीं मिला, वो 30,000 लोग करेंगे क्या? वो 60 साल के हैं, 70 साल, 80 साल लोग, वो राइट्स नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। हमारे यहाँ ये रिस्क है, यहाँ रिस्क है। वो बहुत बड़ा, मुझे पूरा देश में एक ही रिस्क है, यही रिस्क है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट या फ्यूचर गवर्नमेंट, उनका पूरा फोकस होना जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन। फेयर पॉइंट। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि ये जो एक बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है देश आगे, अगर इसके साथ साथ जॉब क्रिएशन में उतनी प्रोपोर्शनेटली तेज नहीं हुआ तो ये रिस्क बन सकता है। बहुत रिस्क, और लीडरशिप की जरूरत है। इसमें लीडरशिप है इस गवर्नमेंट में, तो किया जा सकता है। डायरेक्शन भी थोड़ा है, उस डायरेक्शन अभी फुल स्पीड होना मांगता है जॉब क्रिएशन का। बहुत अच्छी बात बोली। डायरेक्शन की बात करें तो आप एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं जहां आपको लगता है कि बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। आपका नंबर 1 बुलिश सेक्टर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए कौन सा है? तो सेक्टर मुझे तो सब 3 लगते। तो 3 कोई भी, इफ यू थिंक अबाउट एनी इकोनॉमी, 3 थीम होते हैं हर इकोनॉमी में। एक्सपोर्ट का थीम, जो भी कंपनी हो, जो हो, समझो गारमेंट्स हो या शूज हो या मेटल हो या आईटी हो, जो एक्सपोर्ट मार्केट को बेच रहे हैं, उसका बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छा पोटेंशियल है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग फॉर लोकल डिमांड, 2 व्हीलर, कार, क्लोथ्स, फैशन, हेयर कटिंग सैलून, फूड, उसमें भी बहुत डिमांड है। और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। यू नीड पावर, यू नीड डैम्स, यू नीड पोर्ट्स, यू नीड एयरपोर्ट्स। तो उसमें सीमेंट, स्टील, सब कुछ उसमें आता है। तो ऑल 3 कैन डू वेरी वेल। आई डोंट हैव एनी वन फेवरेट सेक्टर। एंड अब सब तीनों के लिए पैसा चाहिए। तो बैंक्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, सेविंग्स का भी होएगा उसमें, पेंशन एसेट्स होएगा उसमें। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स मुझे बहुत पसंद है।
और फाइनेंशियल में ब्रॉड है स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम में जो मैंने अभी बोला, जो क्रेडिट देते हैं लोन के बारे में, बैंक्स, लेंडर्स, एनबीएफसी। दूसरा है एसेट साइड, एसेट गैदरिंग, एसेट सेविंग, पेंशन साइड और ट्रांजैक्शंस, ब्रोकर्स और सब उनके बारे में। तो मुझे फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। ये जो हमेशा बात आती है, इसके बारे में आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया बहुत महंगा है, कोई अच्छा करेक्शन आए तब हम पैसा डालेंगे। मार्केट के बारे में इंडियन मार्केट बड़े वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। आए दिन ब्रोकर्स लिखते रहते हैं बुलिश ऑन इंडिया बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। ये जो वैल्यूएशन है कोनंड्रम में, ये आप कैसे इसको नेगोशिएट करते हैं, देखते कैसे हैं? तो वैल्यू फंड में हम लोग का प्रोसेस है, हम लोग वैल्यू मैनेजर है। तो वैल्यू फंड में हम लोग ने नेस्ले, कॉलगेट, लीवर अभी सालों से नहीं लिया क्योंकि वो स्टॉक्स मुझे लगता है एक्सपेंसिव है और हर वक्त एक्सपेंसिव ही रहेंगे क्योंकि उनका सब लोग का सोच सही बात है कि दूसरे लोग अभी सब लोग अभी आइसक्रीम खाएंगे, योगर्ट खाएंगे, वो खाएंगे, तो हाँ नेस्ले का दाम ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एक्सपेंसिव है। तो हम लोग ने 20 साल नहीं, शायद 15 साल के लिए नेस्ले, कॉलगेट, लीवर है ही नहीं पोर्टफोलियो में। तो हम लोग ने वो मिस आउट किया है, बट वैल्यू में नहीं फिट होता है। लेकिन दूसरा मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है। तो पॉकेट्स ऑफ द मार्केट आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, बट आई डोंट थिंक IT stocks are expensive. I don't think financials are expensive. I think there is very good opportunity in the long run for these companies to give you a lot of profits. तो इसमें प्रॉफिट बहुत हो सकता है ये स्टॉक में। अभी you have to have good entry and good selection if you're buying individual stocks. Sure. नहीं तो फंड मैनेजर को तो उनको ये सब भरोसा पे नहीं, आपके जैसे फंड हैं जो इन्वेस्टर्स की मदद के लिए बैठे हुए हैं,